हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और किसी भी प्रकार की कोई भी फी पे नहीं करनी है। आपको अपनी कॉपी उठानी है, अपना कलम उठानी है और हमारे साथ अपनी परीक्षाओं की जो तैयारी है उसको शुरू करना है। स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान की, जिसमें आज का हमारा जो अध्याय है वो है परमाणु की संरचना, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मतलब बात कर रहे हैं हम लोग बोर के परमाणु मॉडल के बारे में, जैसा कि आपको ऑलरेडी यहां पर दिख रहा होगा। पर इसके पहले हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली हैं, उसको एक बार नजर फेर लेते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन सी चीजों को आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। कुछ रंग बिरंगी सी दुनिया आपको दिख रही होगी, बिल्कुल पूरी की पूरी जो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री है, वो इतनी ही कलरफुल है यदि उसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, अभी तक हमने किन चीजों के बारे में पढ़ा। अच्छा, एक और चीज, इनमें से बहुत सारी चीजें तो अपन ने कक्षा 9वीं में पढ़ी थी, कुछ चीजें ऐसी थी जो कक्षा 10वीं में पढ़ी थी। पर होता क्या है कि एग्जाम खत्म होने के बाद हम बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं, पर कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में वो चीजें बनी हुई रहती हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी ही कुछ चीजें हम लोग अभी तक पढ़कर आ चुके हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप उसको जाकर देख लीजिए। कहां पर मिलेंगे? तो भैया प्लेलिस्ट पर मिलेंगे इसी वीडियो को जहां पर आप देख रहे हो। और कहां पर मिलेंगे? तो कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहा करो। और एक तरीका है गूगल से कैसे आप वीडियोस तक पहुंचते हैं, वो क्लास के लास्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बस बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ में। चलिए, तो कौन सी चीजों को अपन लोगों ने बढ़िया से देखा है पहले? भैया हमने बात की थी अपरमाणविक कणों के बारे में, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कि जो कण थे ये कैसे बने, किस प्रकार से इनकी खोज हुई, ये सब हमने पढ़ा था सबसे पहले इस चैप्टर में, जिसको हम कहते हैं कि अपरमाणविक कण कौन से होते हैं। साथ में हमने बात की थी दो प्रकार के बहुत ही आधारभूत परमाणु मॉडल के बारे में, जिसमें से एक था आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल, तरबूज वाला, याद करो। दूसरा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, अल्फा कणों वाला, जिसमें अल्फा कणों को सोने की झिल्ली पर अपन ने ऐसे बमबार्डिंग कराई थी, जैसे बंदूक से किसी टारगेट को हिट करते हैं ना, वैसे ही अल्फा कणों से हमने हिट किया था किसको? सोने की झिल्ली को। उसको हम कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये दोनों चीजें हमने पढ़ी थी, अभी भी पढ़ी थी हमने और 9th में भी पढ़ी थी। कुछ ऐसे ही हमने और क्या पढ़ा था? तो भैया हमने पढ़ा था समस्थानिक और संभारिक। मतलब एक ऐसी चीज होती है जिसमें परमाणु क्रमांक तो एक जैसे होते हैं, पर परमाणु द्रव्यमान क्रमांक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि कार्बन के समस्थानिक। ऐसी हमने संभारिक की बात की थी, जिसमें भार क्रमांक एक समान होता है, पर जो परमाणु क्रमांक है वो भिन्न होता है। साथ में हमने सम न्यूटॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीजें भी देखी थी, पर वो सब आप उन वीडियोस में देख लीजिएगा जो ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और क्या देखा था? हमने देखा था जो पिछली कक्षाएं थी उसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में, और हमने ये जाना था कि ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है इसका डुअल नेचर होता है, द्वैत प्रकार होता है, द्वैत प्रकृति होती है। कौन सी होती है? तो भैया एक तो कणीय प्रकृति होती है, जिसमें वो पार्टिकल जैसा, एक कण के जैसा बिहेव करता है, और दूसरी जो है वो कौन सी होती है? तरंग प्रकृति होती है, जिसमें वो एक वेव के जैसा बिहेव करता है। जब हम उसके कण प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं तो हम क्वांटम की बात करते हैं, हम प्लैंक की बात करते हैं, पर जब हम उसके तरंग प्रवृत्ति की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उसके बोर मॉडल के बारे में। और हमने ये देखा था कि प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत था, ये जो हमारे प्लैंक अंकल थे, इनका जो क्वांटम सिद्धांत था, इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या थी? बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पुराने एपिसोड्स हैं, मुझे पता है कि आप सब लोग ये देखकर आए हो। यदि आप देखकर नहीं आए हो, जाकर देख लो, बड़ी शानदार चीजें हैं। समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात, नहीं आए कमेंट बॉक्स में पुट कर देना। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपके डाउट्स को वहीं पर क्लियर कर दें। पर यदि आपके डाउट्स बहुत सारे जमा हो गए तो हम उसको क्या करेंगे भैया? हम उस पर एक सेपरेट वीडियो भी लॉन्च कर देंगे। मतलब आपको बीच में हम छोड़ने वाले नहीं है, जब तक आपकी पूरी तैयारी नहीं हो जाएगी हम मानने वाले नहीं हैं, और ना ही आपको ये चीज मानने देंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? तो आज की जो क्लास है इसमें हम बात करने वाले हैं भैया हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के बारे में। यहां से एटम को लेकर, परमाणु को लेकर जो कहानी है, बात समझ में आ रही है, वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी
यहां पर अपना दोबारा से सामना होगा इलेक्ट्रॉन के साथ, नाभिक के साथ, ऊर्जा कक्षा के साथ में। बात समझ में आ रही है? लास्ट क्लास में हमने एक और चीज पढ़ी थी जिसको हमने फोटोन कहा था, जिसको हमने विद्युत चुंबकीय तरंग का एक बेसिक कण, एक आधारभूत कण कहा था, और उसको अपन ने फोटोन कहा था। इसकी भी अपन ने बात की थी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमने पिछली कक्षाओं में की थी। अब आज की जो कक्षा है, उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो आज की कक्षा में हम देखेंगे हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। अब आपको डाउट हो रहा होगा, सर स्पेक्ट्रम तो वो विबग्योर होता है, इंद्रधनुष वाला होता है, वर्णक्रम अपन जिसको कहते हैं, फिर ये हाइड्रोजन के अंदर कैसे आ गया? बात समझ में आई? बिल्कुल करेंगे, बस बने रहिए मेरे साथ। और हम देखेंगे कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसके लिए बोर का मॉडल क्या है, और यदि बोर मॉडल है तो ये कंफर्म है कि वो पूरा सटीक तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस यानी कि सीमाएं उसमें पक्का होंगी। तो कौन सी बोर के मॉडल की सीमाएं हैं, इसको हम जानेंगे। और थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? क्वांटम संख्या के बारे में। एक और चीज, ये जो नाम आपको सुनने में बड़े खतरनाक लगते हैं ना, इसके पीछे की जो कहानी है वो बड़ी सिंपल होती है। अब जैसे क्वांटम संख्या है, क्या होती है अभी नहीं बताऊंगा, बस आधे घंटे तक वेट करो, कहानी मेरे साथ सुनो, और एक एक चीज आपके दिमाग के अंदर हो जाएगी बिल्कुल फिट। बात समझ में आ गई? चलो इसको नोट करो जल्दी से, पक्का? हट गया मैं यहां से, आप इसे नोट कर लीजिए, पक्का? चलिए, तो इस तरीके से आपने पुराने वाले एपिसोड्स और आज का जो एपिसोड है इसके बारे में बहुत सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट कर ली होगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। बॉटल में पानी लेकर बैठ जाइए, दिमाग बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिए। पहले से यदि कुछ नहीं आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले से यदि कुछ आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा बिल्कुल बल्ले बल्ले, क्योंकि अपन करने वाले हैं आज बड़ी भयंकर सी चीज। और मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि कक्षा 11वीं में भी है और कक्षा 12वीं में भी है, भौतिकी में। बात समझ में आई? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना? इसको एक बार नोट कर लो, जो लोग अभी आए हैं वो भी इसको एक बार नोट कर लें। चलिए भाई, तो कर लिया नोट। अब चलते हैं किसकी तरफ? अब हम चलते हैं बोर के परमाणु मॉडल की तरफ, और एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप परमाणु के बारे में पहले से जानते हो? आप बोलोगे यस सर, हम बिल्कुल पहले से जानते हैं। आपको पता है कि परमाणु के पास एक नाभिक होता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, कुछ वैसे ही जैसे आपकी जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, वो सूरज के आसपास चक्कर लगा रहे होते हैं। बात समझ में आ गई? तो उसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक एटम बनाते हैं जिसको कक्षा 9वीं में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, बात समझ में आई? तो एटम कैसे बनेगा? देखो सिंपल सी कहानी है। सबसे पहले तो अपने को नाभिक बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना नाभिक। ये कौन सी चीज हो गई? ये हो गया हमारा नाभिक, जिसके अंदर हमारे प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। जिसके अंदर हमारे प्रोटॉन्स हैं और कौन सी चीज है? न्यूट्रॉन्स हैं। अब नाभिक तो आपने बना लिया। अब एक काम करते हैं, ऊर्जा कक्षा बनाते हैं। क्या बनाएंगे? तो भैया ऊर्जा कक्षा बनाते हैं। ऊर्जा कक्षा बन गई, हाँ बन गई। चलो, तो इस तरीके से जो है हमने यहां पर क्या किया, तो ऊर्जा कक्षा बना लिया है, राइट? अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? एकदम सिंपल सी कहानी है। एक ऊर्जा कक्षा और बनाते हैं। अब आप बोलेंगे सर 3 ऊर्जा कक्षा क्यों बना ली गई? 3 ऊर्जा कक्षा क्यों बना ली गई? अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो ऊर्जा कक्षा होती है इसी को अपन ऑर्बिट कहते हैं। तो ये अपना n बराबर 1 है, ये अपना n बराबर 2 है, और ये अपना n बराबर 3 है। तो अपन ने 3 ऊर्जा कक्षा बना ली, इसमें नया कुछ भी नहीं है। कक्षा 9वीं में अपन ने इसको बढ़िया तरीके से देखा था, कक्षा 10वीं में भी हमने इसको बढ़िया तरीके से देखा था। आपका जो लास्ट वाला चैप्टर था, कौन सा? पीरियोडिक टेबल वाला, वहां पर अपन ने इस बात को बढ़िया से देखा था। अब सुनो, पहली ऊर्जा कक्षा, दूसरी ऊर्जा कक्षा, और अपन ने बना ली है तीसरी ऊर्जा कक्षा। अब इन सब में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है। क्या है भाई? तो यह आपका इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ गई? अब आप मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? अब ध्यान से सुनना, अगले 5 मिनट में कहानी जो है बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर होने वाली है फिट। बात समझ में आएगी? देखो भैया, ऐसा है, सिंपल सी कहानी है।
नाभिक आपका पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका वो कैसा होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है। नाभिक आपका पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, आपका नेगेटिव होता है। तो पहली बात तो ये कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल लग रहा है। पहली बात तो ये कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल लग रहा है। अब यदि इस इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर या नीचे करना चाहते हैं, मतलब यदि हम इस इलेक्ट्रॉन की कक्षा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो एनर्जी में भी परिवर्तन होगा। क्यों होगा, ध्यान से देखिएगा। अब वहां पर कुछ लिखा जाएगा, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली कहानी है। देखो, ध्यान से देखना, दो चीजें हैं, उसको बड़े ध्यान से सुनना, मस्त वाली बात बता रहे हैं। किसी तत्व में तो जिसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, Z हो जाएगा। किसी तत्व में या किसी परमाणु में, हाँ किसी परमाणु में जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो कितना होता है, तो भैया परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो Z होता है। हम बात कर रहे हैं कोई भी परमाणु, हाइड्रोजन का हो सकता है, लिथियम का हो सकता है, बेरिलियम का हो सकता है, कोई भी परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, Z है, ठीक है, में n ऊर्जा कक्षा में, ऊर्जा कक्षा तो आप जानते ही हो जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिसको अपन ऑर्बिट कहते हैं, बात समझ में आ गई। n ऊर्जा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, किसकी एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। एक बात बताओ, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल 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 चक्कर लगा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के आसपास गोल 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 ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो यदि वो गोल गोल चक्कर लगा रहा है तो पक्का उसके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा यानी कि एनर्जी तो होगी। तो किसी परमाणु में n ऊर्जा कक्षा में, अपन इसको यदि nth लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, साथ साथ में लिखते भी जाइएगा, कहानी समझते भी जाइएगा, मस्त मजेदार शानदार है, राइट। किसी परमाणु में जिसका परमाणु क्रमांक Z है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो भैया Z है, nth ऑर्बिट में, nth ऊर्जा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की, किसकी, तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो क्या होगी, तो उसको अपन En से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, En से। देखो जैसे ये n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, तो कोई भी परमाणु हो सकता है किसी भी परमाणु में। अब कोई भी परमाणु होगा तो कैसे बताओगे, तो कोई भी परमाणु होगा तो कैसे बताओगे, तो परमाणु क्रमांक किससे बताओगे, Z से बताओगे। और किसी भी परमाणु में कितनी भी ऊर्जाएं हो सकती हैं, ऊर्जा कक्षा हो सकती हैं, तो उसको कैसे दर्शाओगे, तो n से। तो कोई तत्व की जब बात होगी तो Z एंट्री लेगा, किसी तत्व के अंदर कौन सी ऊर्जा कक्षा है तो n की एंट्री होगी। बात समझ में आई। तो किसी भी परमाणु में nth ऊर्जा कक्षा में, n नंबर की ऊर्जा कक्षा में, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है उसका एक सीधा साधा घिसा पिटा फॉर्मूला है, अपने को वो सीधे सीधे अपने दिमाग में फिट रखना है। वो है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। बात समझ में आ गई, क्लियर है कहानी, ठीक है। और ये जूल के आगे आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि भैया ये होगा Z² बटा n²। बात समझ में आ गई। और आगे इसकी इकाई क्या है, तो भैया वो जूल हो जाएगी, ये लिख दिया छोटे से में, ठीक है। चलो बड़ा लिख लें थोड़ा सा, हाँ लिख लेते हैं, रुको 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 रुको, इस टॉपिक को ना लपेटे में लेते हैं आज, ध्यान से देखो। कोई भी परमाणु हो सकता है, बहुत सारे परमाणु आप जानते हो, किसी भी परमाणु की कोई भी ऊर्जा कक्षा हो सकती है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कोई भी हो सकती है, घबराने वाली बात नहीं है। अब सुनो, अब हम कह रहे हैं कि n नंबर की ऊर्जा कक्षा में जो उसकी एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, वो कितनी होगी, तो वो होगी -2.18। अब आप बोल रहे हैं माइनस में क्यों है, तो बताते हैं, वेट करो। -2.18 इंटू 10⁻⁻18, बहुत कम एनर्जी होती है, काहे कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। -2.18 इंटू 10⁻⁻18
राइट, और ऊपर की तरफ आएगा Z स्क्वायर जो कि उसके परमाणु क्रमांक का स्क्वायर है। हाइड्रोजन के लिए Z 1 होता है, हीलियम के लिए 2, सोडियम के लिए 11, कैल्शियम के लिए 20, अब जानते हो, डिवाइड बाय n स्क्वायर। बात समझ में? और आगे जो इकाई है वो आ जाएगी और वो क्या होगी? जूल होगी। ध्यान से देखना, मस्त वाली बात बता रहा हूं। तो किसी भी, कोई भी XYZ, हालांकि ये सिर्फ हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए लागू होता है, पर यदि अपन एक सामान्य बात करें तो किसी भी परमाणु के, किसी भी तत्व के, किसी भी परमाणु के किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी ऊर्जा कक्षा में यदि अपन एनर्जी निकाल रहे हैं, किसकी? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल रहे हैं। किसके निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल रहे हैं, तो वो फिक्स होगी -2.18 इंटू 10⁻⁻18। तो भैया ये तो फिक्स्ड हो गया, गुणा Z स्क्वायर बट्टे n स्क्वायर। तो Z क्या है? तो परमाणु क्रमांक है, और n क्या है यहां पर? तो आपका जो n है वो आपकी कक्षा क्रमांक है। बात समझ में आ गई? अब ये किस में था? ये जूल में था। ये किस में था? जूल में था। अब याद करो, पिछली कक्षा में अपन ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पढ़ा था, क्योंकि आपका जो जूल है वो बहुत बड़ी इकाई होती है। किसके लिए? ऊर्जा के लिए। तो एक छोटी इकाई अपन ने बनाई, किस में बनाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाई, और वो क्या है? -13.6 इंटू Z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ गई? तो घबराने जैसा कुछ नहीं है। क्या ये n जैसा दिख रहा है? तो हाँ सर, ये n जैसा दिख रहा है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहा है, बात समझ में आई? कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहा है किसी n नंबर की ऊर्जा कक्षा में, और उसका परमाणु क्रमांक जो है यदि वो Z है, तो इस तरीके से अपने को दो फॉर्मूले मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर इसमें परेशानी वाली बात क्यों है, या इसमें क्या परेशानी वाली बात है? सिंपल तो है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई? पक्का? इसको नोट करो। कर लिया? ठीक है। अब ये जो चीज यहां पर आपको दिख रही है, इसको अपन रीडबर्ग्स कांस्टेंट भी कहते हैं, या आपका रीडबर्ग का नियतांक भी है। तो लिख लेना कि भैया ये जो इतना दिया हुआ है ये आपका रीडबर्ग का क्या है? तो आपका रीडबर्ग का क्या है? नियतांक है। चलो अब एक सवाल कहते हैं। अब एक सवाल आपके सामने आया, हाइड्रोजन के तीसरी कक्षा, हाइड्रोजन की तीसरी कक्षा में, ध्यान से सुनना, मस्त वाली कहानी समझा रहा हूं। एक सवाल अपने सामने आया, किसी ने पूछा कि अब कैसे बताओगे, कॉन्सेप्ट तो सीख लिया ना। तो हाइड्रोजन की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊर्जा क्या होगी? हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अब हमारे सामने सूत्र है। अब कौन सा वाला लगाएंगे अपन? तो कोई भी लगा लो, ऊपर वाला लगा लो। ठीक है, चलो ऊपर वाला लगाते हैं। तो E बराबर हमने लिखा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 गुणा Z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर जूल। ठीक है, अब बात किसकी हो रही है? हाइड्रोजन की हो रही है। परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो भैया Z होगा। परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो Z होगा। और Z कितना होगा? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसलिए Z बराबर 1 होगा। यहां पर हो गया पूरा का पूरा खेल खत्म इस टॉपिक का। तो Z बराबर कितना हो गया? तो भैया 1 हो गया। आपने कहा सर इतना इजी क्वेश्चन क्लास 11th में कैसे आएगा? बिल्कुल इजी है, यदि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो 11th में ही आएगा और आपसे बनेगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बात समझ में आई? चलो अब किसकी बात हो रही है? तीसरी कक्षा की। मतलब यदि अपन इसको हाइड्रोजन मान लें तो ये तीसरी कक्षा हो गई। तो n बराबर कितना हो गया? तो n बराबर आपका 3 हो गया। आपने कहा अरे वाह, बड़ा ही सिंपल है। इन दोनों वैल्यू को, ये जो दोनों वैल्यूज दिख रही है आपकी, z बराबर 1 और n बराबर 3, इसको अपन ऊपर रख देते हैं। आपने कहा सर इतना इजी, धमाका ही कर दिए बिल्कुल। तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18
-18 इंटू, अब जहां z है वहां पर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, डिवाइड बाय n स्क्वायर कितना होगा भैया, तो 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। खत्म खेल, टाटा बाय बाय। बात समझ में आई? क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप किसी भी परमाणु के अंदर उपस्थित किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या निकाल सकते हो, ऊर्जा निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? पक्का जी, नोट कर लो। कर लिया? अब आप मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दीजिए, एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। यदि ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा कक्षा बदलता है तो क्या होगा? यदि ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा कक्षा बदलता है तो क्या होगा? बताओ जरा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। पता चला कुछ? सिंपल सी कहानी, यदि ये इलेक्ट्रॉन जो कि n बराबर 2 में है, दूसरी ऊर्जा कक्षा में है, यदि अपनी ऊर्जा कक्षा बदलता है तो क्या होगा? यदि ये अपनी ऊर्जा कक्षा बदलता है तो किस में परिवर्तन आएगा? तो परिवर्तन आएगा आपके n में, यानी कक्षा क्रमांक में। परिवर्तन किस में आएगा? n में, यानी कि कक्षा क्रमांक में, मतलब परिवर्तन किस में आएगा? एनर्जी में। बात समझ में आई? बस यहां से जो है बोर की एंट्री होती है, यहां से जो है कॉन्सेप्ट की एंट्री होती है, और वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा कक्षा में परिवर्तन करता है, मतलब यदि n के वैल्यू में हम चेंज करते हैं, n अभी यहां पर कितना लिया था अपन ने? 3 लिया था, तो बटे 9 हो गया। n की जगह 1 लेंगे तो यहां पर 1/1 हो जाएगा, n की जगह 2 लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि हम n की वैल्यू में परिवर्तन करेंगे, n के मान में यदि हम परिवर्तन करेंगे, तो जो आपकी एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की, उसमें भी क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। तो सीधी सी कहानी ये कि इलेक्ट्रॉन अब ऊपर जाए या इलेक्ट्रॉन अब नीचे आए, उसमें क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, चलो ये देख लिया आपने, अब चलते हैं आगे। ठीक, पक्का? अब याद रहे, अभी तक इलेक्ट्रॉन वहीं पर घूम रहा था। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा? अब जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी क्या करेगा? ऊर्जा कक्षा बदलेगा। ऊर्जा कक्षा मतलब कक्ष बदल लेगा, अपनी जो ऑर्बिट है उसमें परिवर्तन कर लेगा। अच्छा, एक और चीज है, इलेक्ट्रॉन यदि कहीं पर है तो उसकी कुछ ना कुछ, देखो इलेक्ट्रॉन यदि यहां पर है तो ये कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, कुछ ना कुछ इसकी क्या होगी? त्रिज्या होगी, उसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। तो उसका भी अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि बड़ा ही आसान और धमाकेदार है। कक्षा की त्रिज्या। बात समझ में आ गई? हम क्या कहेंगे इसको? ठीक है, nth कक्षा की, nth कक्षा मतलब कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। nth कक्षा की क्या निकाल रहे हैं भैया? तो त्रिज्या निकाल रहे हैं। तो त्रिज्या कैसे निकलेगी? सिंपल है, इसको अपन Rn से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? तो हम जो है इसको Rn से दर्शाएंगे, बिल्कुल दर्शाएंगे, और ये हो जाएगा Rn बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 52.9, कितना? 52.9 गुणा ऊपर की तरफ क्या आएगा? तो ऊपर की तरफ n स्क्वायर आएगा और नीचे की तरफ z आएगा। n क्या है यहां पर? तो ये आपका कक्ष क्रमांक है, और z क्या है यहां पर? तो ये आपका परमाणु क्रमांक है, और ये होगा आपका पिकोमीटर। अब पिकोमीटर को आप पहले से जानते हो, इसलिए मैं एक काम करता हूं, इस पिकोमीटर को आप पहले से जानते हो, इसलिए मैं लिख देता हूं कि भैया ये जो होगा कितना होगा? 10 की घात -12 मीटर। पिको जो है वो क्या होता है? 10 की घात -12 मीटर होता है। बात समझ में आ गई? तो दो चीजें तो अपन ने सीख ली। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अपन ने सीख ली, और किसी भी कक्षा के कारण जो उसकी त्रिज्या बन रही है, उसकी जो भी त्रिज्या रहेगी, किसकी त्रिज्या? तो कक्षा की जो त्रिज्या रहेगी उसका हमने सामान्य सूत्र देख लिया। बात समझ में आ गई? बड़ा ही सिंपल था यहां तक, है ना? नोट कर लो इसको भी। आसान लग रहा है? ठीक है, आसान लग रहा है तो अच्छी बात, नहीं लग रहा है तो कमेंट करने का। बात समझ में आ गई? चलो
तो अब एक बात तो क्लियर हो गई कि यदि ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को क्या करेगा, कम ज्यादा करेगा, तो उसकी कक्षा में परिवर्तन आएगा, साथ में उसकी त्रिज्या में भी परिवर्तन आएगा। देखो n के मान में अपन परिवर्तन करेंगे तो अभी सीधे सीधे उसके रेडियस यानी कि त्रिज्या में परिवर्तन आएगा। बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं आगे, ठीक है, पक्का। अब देखो एक बढ़िया वाली चीज, इलेक्ट्रॉन यदि अपनी ही जगह पर घूम रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर यदि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऊपर या नीचे जा रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसमें आएगा परिवर्तन। कैसे आएगा? देखो मस्त वाली बात, मस्त धमाकेदार बात समझ में आई? देखो तीन अलग अलग अपन केस ले लेते हैं, तीन अलग अलग हम लोग क्या ले लेते हैं, तो भैया केस ले लेते हैं, है ना, सिंपल है, मेरे साथ साथ नोट करो, ध्यान से देखना। नाभिक तो अपना गोल टाइप का होता है, इसलिए अपन ऐसे बना लेंगे। चलो एक नाभिक अपन ने यहां बना लिया, एक नाभिक अपन ने यहां बना लिया, मस्त वाली बात। चलो बड़ा नाभिक बना क्या, छोटा बना लेते हैं, ठीक। तीन अपन ने नाभिक बना लिए हैं। बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, एकदम मस्त वाली कहानी है। कहानी क्या है, ठीक है, यदि आपका, कहानी क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसको हटा देते हैं एक मिनट, ठीक है। यदि आपका इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऊर्जा कक्षा बदल रहा है। इसके पहले तक इलेक्ट्रॉन जो था वो ऊर्जा कक्षा में ही घूम रहा था, और यदि वो किसी ऊर्जा कक्षा में, और अब ये ऊर्जा कक्षा नहीं बोलूंगा, अब इसको मैं ऑर्बिट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ऑर्बिट बोलूंगा, है ना। ऊर्जा कक्षा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगता है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे भाई, ऑर्बिट बोलेंगे। अभी तक आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी ना किसी ऑर्बिट में घूम रहा है। बात समझ में आई? अब इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट बदलने का समय आ गया है। अरे एक बात बताओ, एक साल तक आप किसी क्लास में रहते हो, बात समझ में आ रही है, उसके बाद अपनी कक्षा यानी कि क्लास यानी कि ऑर्बिट क्या करते हो, चेंज करते हो कि उधर ही रहते हो? नहीं रहते ना। तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिट में हमेशा नहीं रहता, वो क्या करता है, वो ऑर्बिट को चेंज करता है, और यदि वो ऑर्बिट को चेंज करता है तो इस सूत्र के हिसाब से उसके n में परिवर्तन आता है। ऑर्बिट यदि वो चेंज करता है तो उसकी ऑर्बिट क्रमांक में, ऊर्जा कक्षा में चेंज आता है, और n में यदि परिवर्तन आता है तो उसकी एनर्जी में भी चेंज आता है। ये सारी कहानी आप लोग सीख चुके हो, बात समझ में आई? चलो अब यहां पर तीन अलग अलग अपन केस लेते हैं, यहां पर तीन अलग अलग हम लोग केस लेते हैं। कौन से केस लेते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मस्त वाली का बात बता रहा हूं, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। दिख रहा है आपको? चलो हाइड्रोजन के एटम की बात हो रही है भैया। बोर ने हाइड्रोजन एटम के बारे में ही बताया था, और हाइड्रोजन, जिनके पास हाइड्रोजन जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं के बारे में बताया था। सारे के सारे एटम के बारे में, परमाणुओं के बारे में नहीं बताया था। तो हमने भी कहा कोई बात नहीं, क्या आपको, है ना, हाइड्रोजन एटम के तीन अलग अलग अपन केस देख लेते हैं। हाइड्रोजन एटम के तीन अलग अलग हम लोग केस देख लेते हैं। सबका नाभिक लाल कलर से बना है, ठीक है। पहले वाले केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर है। दूसरे वाले केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी भी यहां पर ही है, बात समझ में आई? पर तीसरे वाले केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ है। पहले वाले केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन, एक काम करें क्या, इलेक्ट्रॉन को अपन ऊपर से नीचे लाते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपन बाहर निकालते हैं। रुको रुको, थोड़ा चेंज करते हैं, रुको थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं। इस वाले में इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर है, और इस वाले में आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो, और ये पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट अपन कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए।
बात समझ में आ गई? चलो आप 1 मिनट के लिए वीडियो को रोकिए, अभी तक जो पढ़ा है उसको एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए। अब एक ऐसी चीज पढ़ा रहा हूं जिसका इस साल बिल्कुल सवाल आता ही आता है, और नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे सुनो। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, देखो देखो ध्यान से देखो, ये अपनी n बराबर देखो देखो ये अपनी क्या है, तो ये अपना n बराबर 2 है और ये अपना n बराबर 1 है। आपने कहा सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर आपने कहा सर ये भी देखो n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है। आपने कहा हाँ ठीक है, 2 ऊर्जा कक्षा बना दी तुमने, ठीक। अब आपने कहा n बराबर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर n बराबर 2 है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ साथ क्या होने वाला है, बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है n बराबर 2 में है। आप याद करो इसकी पिछली वाली जो कक्षा थी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में कि किसी फोटोन को यदि हम इलेक्ट्रॉन की निर्धारित ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा ऊर्जा यदि देते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट छोड़ देता है और बाहर निकल जाता है। मतलब जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को फोटोन मारते हैं, जब अपन किसी इलेक्ट्रॉन को क्या मारते हैं, तो भैया अपन फोटोन मारते हैं। क्या मारते हैं? जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को फोटोन मारते हैं, बात समझ में आ रही है? जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को क्या मारते हैं, फोटोन मारते हैं, इस तरीके से बन जा रहे भाई, इस तरीके से जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को क्या मारते हैं, फोटोन मारते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे मारते हैं। अब जैसे ये फोटोन आया था, तो फोटोन जो था वो क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो था, जिसको अपन विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो जब आपने किसी इलेक्ट्रॉन को फोटोन दिया था और यदि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया था, इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकल गया था, फोटोन के आने से यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया था, तो इसको हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा था। कहा था कि नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था। तो इसको अपन ने क्या कहा था? तो फोटोन के आने से, लिख देता हूं मैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट इधर पे ही है। इलेक्ट्रॉन को अपन यदि आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। फोटोन के आने से, फोटोन के आने से 3 अलग अलग चीजें हैं। आपको भी पता है 3 ही चीज हो सकती है। कौन सी? या तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, या तो इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाए, या तो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हो जाए, नीचे से ऊपर चला जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ जाए। बात समझ में आ रही है? या सारी चीजों को अपन अभी देखने वाले हैं। तो फोटोन के आने से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, फोटोन के आने से इलेक्ट्रॉन आपका बाहर हो गया। एक फोटोन के आने से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, फोटोन के आने से इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। और इसी को अपन ने क्या बोला था? तो भैया इसी को अपन ने बोला था प्रकाश, यानी कि फोटोन, प्रकाश यानी कि फोटोन, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने कहा ठीक है सर, ये तो पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। अब फोटोन के आने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। बात समझ में आई? अब ये वाला केस तो अपन ने पढ़ लिया। आपने कहा ओके सर, नोट कर लो, चलो पक्का, ठीक है। अब क्या होगा, उस वाले को आपने यदि नोट कर लिया है तो ध्यान से देखिएगा। अब इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से निम्न कक्षा में जा रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपरी कक्षा से निम्न कक्षा में जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यदि आपका ऊपरी कक्षा से, ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली कहानी, इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान से देखिएगा, इस वाली बात में क्या है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसको यहां लिख दे, ऐसा लिख देते हैं, देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बात समझ में आ रही है? चलो, इलेक्ट्रॉन जो है वो n बराबर 2 से किस में जा रहा है, n बराबर 1 में जा रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन की
जो ऊर्जा कक्षा है उसमें परिवर्तन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भैया। इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर 1 में जा रहा है। इसको हटाते हैं यहां से, 1 मिनट रुको जरा अभी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो n बराबर 2 से n बराबर 1 में जा रहा है। आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो मस्त वाली बात, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएगा, बात समझ में आई। यहां पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, देखते हैं वो भी, ठीक है। यहां पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है, तीन ही तो केस हुए ना, तो यहां पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा कर रहा है, वो देखो ऊपर से नीचे आया था, यहां नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब n बराबर 1 से n बराबर 2 में जा रहा है। तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। अब जो होगा वही बोर का परमाणु मॉडल है, बात समझ में आई। नोट करो, बढ़ रहे हैं आगे। कर लिया नोट, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से निम्न कक्षा में आ रहा है, मतलब ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। मतलब किस में आएगा, कक्ष में परिवर्तन आया, n में परिवर्तन आया तो ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, तो उसको भी अपन लिख लेते हैं। बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। अब सुनो, यहीं से जो कहानी है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, वो शुरू होती है। और यहां पर भी क्या होगा, ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। यहां पर भी जो है क्या आएगा भैया, तो ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। बात समझ में आ गई। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, तीन अलग अलग अपने पास केसेस दिए हुए हैं। इधर तो इलेक्ट्रॉन को अपन ने फोटोन मारा, वो बाहर ही चला गया। बात समझ में आई। अब देखो होता क्या है। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन, सुनो इस कहानी को ध्यान से, पानी वानी पी लो बढ़िया से, बैठ जाओ, एक बार पुराना वाला देख लो स्क्रीन रोक कर, उसके बाद सुनो इस कहानी को ध्यान से। देखो, यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से निम्न कक्षा में आता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, तो निकलती है उसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या निकलती है, तो उसमें से निकलती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो क्या निकलती है, तो बेटा इसमें से निकलेगी विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या निकलेगी, तो निकलेगी विद्युत चुंबकीय तरंगे। बात समझ में आई। कुल मिलाकर विद्युत चुंबकीय तरंगे बोले या फिर फोटोन बोले, एक ही बात है। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी, ध्यान से देखो। तो कौन बाहर आएंगे, तो बाहर आएंगे फोटोन। अब इंग्लिश में लिख दूं ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कौन बाहर निकलेगा, तो फोटोन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलेंगे। आपने कहा ठीक है सर, क्योंकि जितना किसमें परिवर्तन हुआ है, ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है, वो ऊर्जा जो निकलेगी बाहर, पहले मान लेते हैं कि इसकी कुछ एनर्जी थी, ऊपर कुछ एनर्जी थी। ऊपर जो एनर्जी थी, जब वो नीचे आया तो एनर्जी कैसी हो गई भैया, कम हो गई। तो एनर्जी के कम होने के कारण क्या हुआ, जो रिमेनिंग एनर्जी थी वो किसके रूप में बाहर निकल गई। यहां कुछ ऊर्जा थी, इधर पे कुछ ऊर्जा थी। अब जो निकल गई एनर्जी वो किसके रूप में बाहर निकली, फोटोन के रूप में बाहर निकली। यानी कि हम उसको क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि भैया विद्युत चुंबकीय तरंगों के किसके रूप में बाहर निकली, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बाहर निकली। बात समझ में आ गई, बड़ी ही सिंपल सी कहानी है। तो क्या बाहर निकली, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बाहर निकल गई ऊर्जा। तो फोटोन क्या है, तो फोटोन जो है वो भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। आपने कहा ठीक है सर, इसमें क्या खतरनाक है, बहुत सिंपल है। तो इलेक्ट्रॉन यदि ऊपर से नीचे, तो फोटोन बाहर। अब सुनो कॉमन सेंस का क्या पावर होता है, सुनो। इलेक्ट्रॉन यदि ऊपर से नीचे, तो फोटोन बाहर। अब इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर करना है तो क्या करना पड़ेगा, फोटोन देना पड़ेगा। तो ये अलग केस है, वो अलग केस है, ध्यान से देखिएगा। अब यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या देते हैं, फोटोन देते हैं। हम यदि इलेक्ट्रॉन को क्या देते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को यदि विद्युत चुंबकीय तरंग देते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी स्टूडेंट, बात समझ में आ गई। यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देते हैं, यानी कि फोटोन देते हैं, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे मिलकर बनी है, तो भाई फोटोन से मिलकर बनी है।
बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना है तो फोटोन दे दो, इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना है तो फोटोन दे दो, फोटोन बाहर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन गिरा दो। सीधी कहानी यह है कि एक ऊर्जा कक्षा ऊपर है, दूसरी वाली नीचे है। इलेक्ट्रॉन यदि ऊपरी कक्षा से निम्न में आएगा तो फोटोन बाहर निकलेंगे, और यदि इलेक्ट्रॉन की कक्षा आपको बढ़ानी है तो क्या देना पड़ेगा? फोटोन देना पड़ेगा। बात समझ में आई? सिंपल सी ये कहानी है। तो फोटोन के देने से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के देने से इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा जाता है? फोटोन देने से। ध्यान से देखिएगा, नोट्स बड़े सिंपल हैं, इसको बना लो बढ़िया मेरे साथ साथ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको अपन फोटोन भी कहते हैं, देने से इलेक्ट्रॉन पे क्या असर होगा वो अपन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा ऊपर, इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा? ऊपर, और यहां उसका उल्टा हो रहा है, जो कि आपके समझ में आ गया है। और नहीं आया है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बात समझ में आई? कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलो, और यहां पर क्या है? यहां पर यदि आपका इलेक्ट्रॉन, आपका यदि यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां से आया है? इलेक्ट्रॉन यदि आपका ऊपर से नीचे आया है, इलेक्ट्रॉन यदि आपका ऊपर से नीचे आया है तो फोटोन यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो बाहर निकल जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जिसको आप फोटोन भी कह रहे हो, वो कैसी हो जाएगी? वो बाहर निकल जाएगी। कहानी समझ में आ गई? तो वो कैसी हो जाएगी? तो बाहर निकल जाएगी। बात समझ में आ गई? कंफ्यूज नहीं होना, एक बार देख लो बढ़िया से, पूरा का पूरा खेल देख लो। ये इससे ज्यादा अपना ना 11th का सिलेबस है और ना ही अपना 12th का सिलेबस है। बात समझ में आ गई? सिंपल ये कहानी थी। देख लिया 3 अलग अलग केस, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन यदि ऊपरी कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा, इलेक्ट्रॉन यदि, बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो उससे क्या होगा? उसकी एनर्जी में परिवर्तन होगा, ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ऊर्जा में जितना परिवर्तन होगा उस ऊर्जा की क्या निकल जाएगी? विद्युत चुंबकीय तरंग बाहर निकल जाएगी। मतलब कि आपका जो फोटोन है वो बाहर निकल जाएगा। हमने कहा ठीक। अब आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन जो है हायर ऑर्बिट से लोअर में तो आ गया, इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर से नीचे तो आ गया। अब इलेक्ट्रॉन को यदि नीचे से ऊपर भेजना है तो क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर भेजना है तो फोटोन दे दो। सिंपल सी कहानी, इलेक्ट्रॉन नीचे, फोटोन बाहर। सिंपल सी कहानी, फोटोन अंदर, इलेक्ट्रॉन ऊपर, फोटोन अंदर, इलेक्ट्रॉन ऊपर। ये क्या बने हैं? ये काले वाले इलेक्ट्रॉन हैं, लाल वाले आपके नाभिक हैं। फोटोन मारा, इलेक्ट्रॉन ऊपर, सब लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाए या इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाए, दोनों ही स्थिति में ऊर्जा में परिवर्तन होगा। बोलिए यस सर। पर आपने कहा सर अब हमारे पास भयंकर सारी एनर्जी है, हमारे पास भयंकर सारी एनर्जी और इतनी एनर्जी कि अपन इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक सकते हैं। अपन इलेक्ट्रॉन जो है उसको कहां फेंक सकते हैं? वही बाहर फेंक सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ना, इस वाले इलेक्ट्रॉन को फोटोन ने मारा, इलेक्ट्रॉन बेचारा बाहर ही चला गया। इलेक्ट्रॉन यदि बाहर चला गया तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की। इलेक्ट्रॉन यदि बाहर चला गया तो हम बात कर रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की। पर यदि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया तो हम बात कर रहे हैं बोर के परमाणु मॉडल की। बात समझ में आई? पिछली जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी प्रकाश विद्युत प्रभाव की। और प्रकाश विद्युत प्रभाव तभी होता है जब फोटोन के आने से इलेक्ट्रॉन जो है, लिख देते हैं बेचारे इलेक्ट्रॉन को उधर पर, जब आपका फोटोन के आने से इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा हो जाता है? बाहर चला जाता है। तो लिख देते हैं यहां पर। बात समझ में आई? चलो, तो इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया? बाहर हो गया।
फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन बाहर। तो सीधी कहानी ये है, अपनी कॉपी में नोट करो, समझ में आ ही गया होगा सबको, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना। सीधी कहानी ये है स्टूडेंट्स की इलेक्ट्रॉन के ऊपर से नीचे, हायर से लोअर, फोटोन बाहर। पर यदि फोटोन आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को देते हो, आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को यदि फोटोन देते हो, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा ऊपर, एनर्जी दोगे तो क्या करेगा, सीढ़ी चढ़ेगा। बात समझ में, एनर्जी दोगे तो क्या होगा, सीढ़ी चढ़ेगा, यानी कि कक्षा अपनी बढ़ते जाएगा। बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी, छत पे पहुंच जाएगा, और एनर्जी दे दी तो बिल्डिंग से ही बाहर कूद जाएगा। बिल्डिंग से बाहर कूदना मतलब आपका परमाणु से बाहर निकल जाना, और उसी को हम लोग बोलेंगे कौन सी चीज, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, प्रकाश विद्युत प्रभाव। बात समझ में आ गई, सिंपल सी कहानी, पक्का ना, देख लो एक बार। क्या सारी कहानी क्लियर हुई? ठीक, क्योंकि जब तक मैं सिखाऊंगा नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, देख लो, एक एक चीज देख लो। ठीक, चलिए, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव आपको क्लियर है। इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना है तो फोटोन दे दो, बाहर भेजना है तो भी फोटोन दे दो। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आएगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलेंगी। अब इसका जो एक भाग है वो वाला, उसको हम लोग पता है क्या कहते हैं, कहां गया, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन के लिए बोर मॉडल और हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। बात समझ में आई, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन के लिए बोर मॉडल, उसको हम कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये भी एक बार देख लो। किसी परमाणु में जिसका परमाणु क्रमांक Z है और nth नंबर की आपकी ऑर्बिट है, ऊर्जा कक्षा है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी होती है। बात समझ में आ गई, मस्त शानदार मजेदार सवाल है। ठीक है, फिर अपन यहां चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए किया है अभी अपन लोगों ने। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब आप मुझे एक बात बताओ, अभी अपन ने n=1 n=2 लिया था। भैया n= तो कुछ भी हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन किधर से भी आ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, अगली क्लास, अगले पार्ट में। ठीक है, कर लो नोट, कोई डाउट है तो पूछ लो, पक्का। ठीक, अब ये वाला जो भाग है जिसको आपने अपनी कॉपी में मस्त तरीके से लिख लिया है, उस पर बड़ा गौर फरमाइएगा। एक शानदार चीज बता रहा हूं, और वो चीज क्या है, सुनो। ठीक है, और वो चीज क्या है, सुनो। क्या nth ऑर्बिट में n नंबर की ऊर्जा कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपको पता है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल पता है। क्या होता है सूत्र? तो देख लेते हैं। देखो, ये लिखा अपन ने वो सूत्र है ना, ध्यान से देखना। सूत्र क्या है? तो भैया सूत्र बड़ा ही सिंपल है, थोड़ी और जगह लगेगी तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, यहां पर अपना सूत्र आ जाएगा, है ना, यहां पर अपना सूत्र आ जाएगा। तो En बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। n क्यों लिखते हैं? ताकि हम nth नंबर की, ठीक है, n नंबर के ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, और ये है अपना -2.18 गुणा, यार ये तो आ ही नहीं रहा है इतनी जगह पे। एक काम करते हैं, रुको, बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा अपन, है ना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। यहां पर तो आ जाएगा कि नहीं आएगा? आना पड़ेगा। ठीक है, चलो। nth ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में किसी भी परमाणु के लिए जो ऊर्जा है वो कितनी होती है? वो अपनी होती है En बराबर -2.18 इंटू 10⁻⁻18 गुणा कितना भैया? तो ऊपर की तरफ z² आएगा, नीचे की तरफ आपका n² आएगा, और यहां पर आपका जूल होगा। बात समझ में आ गई? चलो, इसी तरीके से यदि आप Rn की बात करोगे, यानी कि किसी भी परमाणु के लिए किसी भी आपके ऑर्बिट जो है, कक्षा जो है, उसके रेडियस की यदि आप बात करोगे तो ये कितना है? तो भैया ये है 52.9 गुणा n² डिवाइड बाय z² इंटू, या सीधे पिकोमीटर लिख देते हैं, उसमें अपना काम चल जाएगा। कैलकुलेशन के समय यदि आपको दिक्कत जाती है तो 52.9 को आप 53 ले लो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ बड़ा आसान है। ठीक है, ऊर्जा अपन ने निकाल ली, और अपन ने क्या निकाल लिया भैया? ये निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी। अब जो चीज करने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो,
अब हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर एक परमाणु बनाया, उसका हमने नाभिक बनाया, और हमने एक ऊर्जा कक्षा यहां पर बनाई। बात समझ में आई? और हमने एक ऊर्जा कक्षा इधर पे भी बना दी। चलो, सही बना? पक्का जी? ठीक है। अब सुनो, एक अंतिम ऊर्जा कक्षा होगी और एक आपकी आरंभिक या प्रारंभिक ऊर्जा कक्षा होगी। अब हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल कब हम कर रहे हैं? जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा, उच्च कक्षा से, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आ रहा है, निम्न कक्षा में आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आ रहा है। अब जो उच्च कक्षा है आपकी, इसको अपन एन इनिशियल ले लेते हैं। इनिशियल क्यों? क्योंकि प्रारंभ में तो वो उच्च कक्षा में था। बात समझ में आ गई? और इस वाली कक्षा को अपन कितना, तो यहां नहीं लिखेंगे, रुको 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 रुको। हम कर रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, क्योंकि आप एक चीज तो सीख गए हो कि यदि आपका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर की तरफ आएगा, क्या करेगा? फोटोन बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको बाहर निकालेगा। तो वही लिखा हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में आएगा, मतलब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, तो आपको भी पता है कि सर ऊर्जा में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा? तो भैया ऊर्जा में, एनर्जी में परिवर्तन होगा। और कैसे होगा? तो सुनो, एकदम मस्त वाली बात। तो ये हमारी जो ऊर्जा कक्षा है इसको अपन Ni कह रहे हैं, और इधर वाली ऊर्जा कक्षा को हम Nf कह रहे हैं। अब ये पहली दूसरी नहीं है या तीसरी चौथी ऊर्जा कक्षा नहीं है, वो इनिशियल आपकी क्या है? ऑर्बिट है, और ये आपकी फाइनल ऑर्बिट है। और आपका जो इलेक्ट्रॉन है, आपका, हम सबका जो फेवरेट इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। क्या आपको इलेक्ट्रॉन आता हुआ दिख रहा है? बोलिए यस सर। तो इलेक्ट्रॉन जो है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई क्लास 12th में और उसको यदि फिजिक्स में दिक्कत है, तो वैसे तो अपने पास फिजिक्स के सारे वीडियोस हैं, पर क्योंकि ये क्लास 12th फिजिक्स में भी है, तो आप ये वीडियोस को भी रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि बड़ा ही ऑलराउंडर 2-in-1 टॉपिक है, जिसके क्वेश्चन कक्षा 11वीं में भी आएंगे और कक्षा 12वीं में भी आएंगे, और 12वीं में तो भयंकर आएंगे। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जा रहा है, आपने कहा ठीक है सर। कक्षा परिवर्तन मतलब क्या होगा? कक्षा परिवर्तन मतलब ऊर्जा परिवर्तन, तो उसको भी अपन लिख लेते हैं। कक्षा परिवर्तन बोले तो ऊर्जा परिवर्तन, चलो लिख लेते हैं इसको भी। कक्षा यानी कि n में चेंज, या रुको, परिवर्तन, कक्ष परिवर्तन बोले तो ऊर्जा में परिवर्तन। ध्यान से सुनो कहानी, ठीक है? ये एक डेरिवेशन है जो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। ये एक डेरिवेशन है जिसमें हम बोर के हाइड्रोजन परमाणु की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन परमाणु की बात करेंगे, ठीक है? तो हाइड्रोजन परमाणु की जब हम बात करेंगे तो यहां पर जो Z है वो अपना 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? Z 1, परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है? चलो, अब आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी कहानी, यहां पर कुछ इसकी एनर्जी होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो यहां इसकी जो एनर्जी होगी उसको अपन लिख लेते हैं। बात किसकी हो रही है भाई? हाइड्रोजन की बात हो रही है ना? तो लिख लेते हैं। देखो, यहां कुछ एनर्जी होगी इसकी, उसको अपन लिख लेते हैं, ठीक है? थोड़ा और इधर से बनाता हूं, थोड़ा और ऊपर से बनाते हैं, यार बन जा भाई। हाँ, और इस वाली ऊर्जा कक्षा की भी कुछ एनर्जी होगी, उसको भी अपन लिख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा,
दोनों की अपन एनर्जी लिख लेते हैं, खेल ही खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय कर देंगे अपन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, दोनों की अपन एनर्जी जो है उसको लिख ही लेते हैं। ठीक है, किसके लिए लिख रहे हैं भैया? तो हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं। सब लोग कर लेंगे ये वाला काम, चलो मेरे साथ साथ करो, चलो आ जाओ। तो अब हम यहां पर निकालेंगे ई फाइनल इज इक्वल टू, कौन सा वाला निकाले? उधर वाले से निकालते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू मैंने नहीं रखी है। ठीक है, एक काम करें क्या, वो -2.8 इंटू 10⁻⁻18 बड़ा लंबा चौड़ा है, इसको अपन एक कांस्टेंट ले लें, रीडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या ले लेते हैं? रीडबर्ग्स कांस्टेंट। तो रुको, वो लंबा चौड़ा नहीं दिखेगा ना, तो एक काम करते हैं, इसको अपन रीडबर्ग्स कांस्टेंट ले लेते हैं। तो कहां लें? तो रुको जरा, रुको, इस पूरे को अपन एक कांस्टेंट लेकर इसका जो है काम तमाम कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? मत घबराओ आप, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी है ना, मत घबराओ आप, निपटाते हैं अभी पूरे टॉपिक को। ठीक है, इसको अपन रीडबर्ग्स कांस्टेंट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? रीडबर्ग्स कांस्टेंट। रीडबर्ग कांस्टेंट यानी कि रीडबर्ग नियतांक। चलो, तो ई एन बराबर हो जाएगा हमारा आर एच। क्या हो जाएगा? आर एच, इसको अपन लोग रीडबर्ग्स कांस्टेंट कह सकते हैं, आर एच, और ऊपर की तरफ हो जाएगा z स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, और यहां पर जूल आ गया। आपने कहा ठीक है सर, कितना इजी हो गया। अब यदि हम इसको किसके लिए निकाल लेंगे भैया? रेडियस के लिए। तो वो कितना था? तो ये हो गया अपना 52.9। ठीक है, और ऊपर की तरफ एन स्क्वायर और z, और यहां पर हो जाएगा भैया पिकोमीटर। रेडियस भी निकाल ली अपन ने, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो, तो यहां पर लेते हैं हम लोग आर एच, z कितना है? तो z आपका 1 है। सुनो, ऐसा नहीं कि इसको रटना नहीं है, रट लेते हैं बहुत सारे बच्चे, बेटा आपका नुकसान है उसमें। ठीक है, सुनो मस्त वाली बात, z बराबर कितना है? ये रहा ना अपना फॉर्मूला, ये बड़ा लंबा चौड़ा मेरे को दिख रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको RH ले लिया। मैंने क्या ले लिया? उसको RH ले लिया। अब RH यहां पर अपना हो गया। अब जो Z है आपका, जो हाइड्रोजन होता है उसके लिए Z कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 डिवाइड बाय, ऑर्बिट कौन सी है भैया? तो इनिशियल ऑर्बिट का अपन स्क्वायर करेंगे। इसी तरीके से यहां पर कुछ तो गड़बड़ है दया, बिल्कुल गड़बड़ है दया, फाइनल थोड़ी है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना। तो इनिशियल हुई, गुरुजी जोश में आ गए आज। ठीक है, चलो, तो इनिशियल हुई, और यहां पर जो है ऑर्बिट कैसी होगी, और यहां पर ऑर्बिट कैसी होगी? तो यहां पर ऑर्बिट होगी आपकी फाइनल ऑर्बिट होगी। ऊपर इनिशियल ऑर्बिट है, यहां पर आपकी फाइनल ऑर्बिट होगी, और ये होगा आपका RH। गुणा कितना होगा? तो भैया हाइड्रोजन की बात हो रही है, इसलिए यहां पर n फाइनल का स्क्वायर हो जाएगा। आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ, यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा, और जो एनर्जी में परिवर्तन होगा वही किसके रूप में होगा? फोटोन के रूप में होगा। बात समझ में आई? तो अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जब इलेक्ट्रॉन, अभी हिंदी इंग्लिश चलेगा ना इलेक्ट्रॉन के लिए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन NF से किस में आया? अरे यार NF नहीं, NI से किस में आया? NF में आया। पहली ऑर्बिट से, यानी कि इनिशियल ऑर्बिट से फाइनल ऑर्बिट में आया। जब इलेक्ट्रॉन आपका NI से किस में आया? NF में आया। तो क्या हुआ? जब इलेक्ट्रॉन NI से NF में आया तो क्या हुआ? ऊर्जा परिवर्तन हुआ। ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? तो भाई परिवर्तन हुआ। ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ वो कैसा हुआ वो अपन देख लेते हैं। तो वो अपन ने लिखा कि भैया ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होगा। अब याद करो, अपन परिवर्तन को फिजिक्स केमिस्ट्री में या साइंस में डेल्टा बनाकर समझाते हैं। बड़ी सिंपल सी कहानी है। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं डेल ई बराबर ई एफ, क्योंकि फाइनल माइनस अपन इनिशियल करते हैं सभी जगह पर, माइनस इनिशियल। कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता।
दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा अपना फाइनल क्या है, ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा अपना RH। यहीं पर कर दूं पक्का, चलो यहीं कर देते हैं। स्टूडेंट्स, यदि मेरी स्पीड कम या ज्यादा है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप नहीं कर सकते हैं, यहां से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। बात समझ में आई? तो अब EF की वैल्यू कितनी है? तो भैया आपने कहा सर जी ये है अपनी RH बटे NF का स्क्वायर माइनस RH बटे NI का स्क्वायर। आपने कहा ठीक है सर, फाइनल माइनस इनिशियल अपन करेंगे। कछु कॉमन निकल रहा है क्या? बिल्कुल निकल रहा है। तो हमने लिखा डेल ई बराबर, डेल का मतलब क्या है? परिवर्तन है। किसमें परिवर्तन है? तो भैया एनर्जी में परिवर्तन है। तो यहां पर हो गया RH और ये हो गया 1 डिवाइड बाय NF स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय NI स्क्वायर। आपने कहा अरे इतना इजी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, रीडबर्ग्स कांस्टेंट है। अब हम एक काम करते हैं, NF क्या होगा? तो याद रहे फाइनल मतलब निम्न कक्षा होगी। फाइनल मतलब क्या होगी? निम्न कक्षा होगी। और इनिशियल मतलब क्या होगी? आपकी उच्च कक्षा होगी। बिल्कुल आसान सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है। बात समझ में आ गई? चलो तो अपन ने ये कर दिया। आपने कहा सर बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा हाँ ठीक है, चलो अब इसको एक काम करते हैं, RH की वैल्यू रख देते हैं। अब RH की वैल्यू क्या थी? तो देखो वो थी नेगेटिव वाली। तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 यहां पर हो गया और ये हो गया आपका NF स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय NI स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया तो उसकी एनर्जी में परिवर्तन आया। आपने कहा बिल्कुल सर आ गया, नहीं घबराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया एनर्जी में परिवर्तन आया तो वो एनर्जी गई कहां? इलेक्ट्रॉन आपका पहले इनिशियल ऑर्बिट में था, प्रारंभिक ऑर्बिट में। इनिशियल यानी प्रारंभिक, फाइनल यानी अंतिम। इलेक्ट्रॉन पहले Ni में था, उसके बाद NF में चला गया तो उसके एनर्जी में परिवर्तन आया इतना। वो एनर्जी कहां गई? तो वही एनर्जी जो है फोटोन बनकर बाहर निकल गई। बात समझ में आई? तो वही एनर्जी जो है वो क्या बनकर बाहर निकल गई? तो वही निकलकर बाहर निकल गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर फोटोन के रूप में वो बाहर निकल गई, जिसको अपन ने किससे दर्शाया? डेल ई से। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकली डेल ई या फोटोन के रूप में, उसको अपन ने डेल ई, मतलब जो एनर्जी में परिवर्तन हुआ इलेक्ट्रॉन के ऊपर के से नीचे आने में, वो जो इलेक्ट्रॉन में के ऊपर से नीचे आने में जो एनर्जी में परिवर्तन हुआ उसी को अपन ने डेल ई कहा। बात समझ में आ गई? तो यही था आपका बोर मॉडल हाइड्रोजन के लिए। पर अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त, 2-3 चीजें और बाकी है, पहले आप इसको नोट कर लो। पक्का कर लिया नोट? कोई दिक्कत वाली बात? यार फोटोन में मजा नहीं आया। फोटोन को अपन थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, है ना? फोटोन को अपन थोड़ा मस्त वाले तरीके से, धमाकेदार तरीके से बनाते हैं। फोटोन 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 अपन दूसरे रंग से बनाते हैं फोटोन। बात समझ में आ गई? चलो, नहीं अभी भी मजा नहीं आया। ये है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर फोटोन। कोई दिक्कत वाली बात? यहां तक नोट कर लो। कर लिया? अब ये वैल्यू को ध्यान में रखना, ठीक? अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि निकली होगी डेल एच ई के रूप में, तो उसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला भी तो होगा ना? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और वो पता है क्या होगा? डेल ई तो होगा ही होगा, पर डेल ई के साथ में और क्या होगा? तो भैया एच न्यू होगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले तो आप यहां तक बिल्कुल बढ़िया से नोट करो, एक मजेदार बात बता रहा हूं। चलिए, तो जैसा कि आपने इसको नोट कर लिया है, आपको यह समझ में आ गया है कि एक इलेक्ट्रॉन यदि ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो फोटॉन्स बाहर आएंगे, और जो फोटॉन्स बाहर आएंगे वो डेल ई ऊर्जा के साथ होंगे। और इसका एक सूत्र हमारे पास एच न्यू भी है, जहां पर हमारा जो एच है वो प्लांक नियतांक है, और जो न्यू है जो कि टेढ़ा मेढ़ा वी है आपका, वो है आपका क्या?
आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी किसकी, उन फोटॉन्स की, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से यहां तक की कहानी तो आपको क्लियर होगी। अब ये वाला जो ऊपर सूत्र दिया है और नीचे जो सूत्र दिया हुआ है, इसको मैं अगली वाली जो हमारी स्लाइड है वहां पर कॉपी कर रहा हूं, क्योंकि भैया डेरिवेशन भी तो पूरा करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बात समझ में आ गई? तो देखिएगा, डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू, और ये पूरी वैल्यू एनएफ पहले रहेगा, एनआई बाद में रहेगा, और यहां पर आपका नेगेटिव का साइन है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अब देखो 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 देखो, तो भैया डेल ई इज इक्वल टू अपन ने क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा जो डेल ई है क्या है, एक इक्वेशन तो अपने को क्या मिली, डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू मिली। दूसरी इक्वेशन अपने को क्या मिली, तो ये मिली डेल ई इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18। और यहां पर क्या था, 1 डिवाइड बाय एन एफ स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एन आई स्क्वायर, यही तो था। बात समझ में आ गई? अब ये बताओ, यदि ये माइनस के साइन को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, सिंपल सी मैथ्स है। बात समझ में आ रही है? यदि हम इस नेगेटिव साइन को अंदर की तरफ लेकर जाएं तो ये इक्वेशन अपने को कैसी दिखेगी, तो ये अपने को कुछ इस तरीके से दिखेगी, जो कि बड़ी ही आसान बात है। तो इस इक्वेशन को यदि हम सामने की तरफ प्लस रखना चाहें, है ना, अच्छा एक और चीज, आगे जूल भी लिखना है अपने को, तो ये हो जाएगी कैसी, 1 डिवाइड बाय, अब एन अपना सामने आ जाएगा और एन जो है वो अपना पीछे की तरफ चला जाएगा। एनआई अपना सामने आ जाएगा और एनएफ जो है वो अपना पीछे की तरफ चला जाएगा। सिंपल सी ये कहानी थी। बात समझ में आ गई? अब इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दो। यहां तक भी सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और ये जो कहानी थी इसको अपन ने रीडबर्ग्स कांस्टेंट कहा था। अब एक काम करते हैं, ये जो रीडबर्ग्स कांस्टेंट है इसको हम लोग वेव नंबर यानी कि तरंग संख्या के रूप में लिख लेते हैं। तो कुछ एक सूत्र हैं जिसको अपन पहले से देख लेते हैं, वहां पर लिख लेते हैं, जो कि बड़े ही आपके काम आएंगे। कौन से हैं तो देख लो। और ऐसा नहीं है कि इसको आप पहली बार देख रहे हो, इसके पहले की जितनी भी कक्षाएं थी उसमें हमने ये सारे सूत्र देखे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? तो सब कुछ पहले की कहानी है। देखो भैया, एक तो हो गया आपका डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू, एक कौन सा हो गया तो आपको पता है सी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, और एक हो गया तरंग संख्या बराबर 1 डिवाइड बाय लैम्डा। बात समझ में आ गई? तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो। ठीक है भैया, आप न्यू बराबर क्या लिख सकते हो, आप न्यू बराबर लिख सकते हो सी डिवाइड बाय लैम्डा। आप न्यू बराबर लिख सकते हो सी डिवाइड बाय लैम्डा, तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हो एच सी डिवाइड बाय लैम्डा। यही तो आप लिख सकते हो, एच सी डिवाइड बाय लैम्डा। जहां पर आपका न्यू था वहां पर आपने क्या किया, न्यू बराबर आप क्या लिख सकते हो, सी बाय लैम्डा। तो जहां पर आपका न्यू था वहां पर आपका आ गया सी डिवाइड बाय लैम्डा। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी। तो एक काम करते हैं, सीधे सीधे खेल दिखाते हैं, मजेदार धमाकेदार, कि भैया समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अपन क्या कर सकते हैं, हम आपस में दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एच न्यू बराबर, क्योंकि आप देख लो दोनों का जो बाया भाग है वो एक समान है, दोनों में डेल ई है, और कहां से आया, जितनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकली वो फोटोन के रूप में बाहर निकल गई। तो इस पूरे को अपन एक साथ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और 1 डिवाइड बाय एन आई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय सॉरी एन एफ स्क्वायर। यहां तक भी कहानी सही चल रही है। अब एक काम करते हैं, ये जो अपना एच न्यू है इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ। ये जो हमारा एच न्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एच सी डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18। ये पूरा, थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है पर ये मस्त है। चलो यहां तक की बात समझ में आ गई, बोलिए यस सर। चलो ये भैया यहां पर हमने लक्ष्मण रेखा जो है वो खींच दी।
अब ध्यान से देखो कि यहां पर आपका जो h है वो प्लांक नियतांक है और आपका जो c है वो क्या है, तो वो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग की निर्वात में चाल है और दोनों ही कैसे होते हैं, नियतांक होते हैं। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं बताओ, तो भैया हम लिख सकते हैं इसको 1 बाय लैम्डा, ध्यान से देखिएगा अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा अपन ने किया तो h और c नीचे की तरफ चला गया, तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाय यहां पर h और c आ गया और ये हो गया 1 डिवाइड बाय ni का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय nf का स्क्वायर, 1 डिवाइड बाय ni का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय nf का स्क्वायर यहां पर आ गया। बात समझ में आई। अब आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, कितना है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 एक नियतांक है, h आपका एक नियतांक है जिसको हम प्लांक नियतांक कह रहे हैं, c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो भी एक नियतांक है। इन दोनों की यदि हम यहां पर एक वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू कितना 1.09 इंटू 10⁻⁷, कितना हो जाएगा 1.09 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय ni स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय nf स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो ये जो चीज अपने को मिली इसको भी हम लोग बोलेंगे आपका रीडबर्ग्स कांस्टेंट यानी कि RH। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, रीडबर्ग्स कांस्टेंट। तो ऐसा मत करना कि भैया डिवाइड बाय है, तो एक नई चीज अपने को मिली और वो क्या मिली, उसको कहां लिखे तो भैया रीडबर्ग्स कांस्टेंट की एक नई वैल्यू अपने को मिल गई है। कहां लिखूं, यहां लिख रहा हूं। तो RH इज इक्वल टू अपने को मिला 1.09, ये पूरा क्यों, हाँ, इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। बात समझ में आ गई। तो सिंपल सी कहानी थी, देखो इस पूरे डेरिवेशन को बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से अपने कर लिया। ये सारी वैल्यू को जब अपन ने यहां पर रखा तो ये हो गया 1.09 इंटू 10⁻⁷। इसको अपन ने रीडबर्ग्स कांस्टेंट कहा और ये 1 बाय लैम्डा को आप क्या कह सकते हो, आप न्यू बार भी कह सकते हो, तरंग संख्या भी कह सकते हो। तो अब जाकर हमारा जो पूरा का पूरा खेल है वो यहां पर खत्म हो गया। कैसा हुआ, तो ध्यान से देखो, ये सीखे आज हम आज की क्लास में। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा और ऊपर से बनाते हैं इसको, ठीक। और क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दैट न्यू बार बराबर 1 डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल टू रीडबर्ग्स कांस्टेंट 1 डिवाइड बाय ni का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय nf का स्क्वायर। खेल खत्म। बात समझ में आ रही है। तो स्टूडेंट्स, ये जो बोर का आपका परमाणु मॉडल था वहां पर इस डेरिवेशन को कई बार पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके से आप तरंग संख्या निकाल सकते हो। और ये जो फॉर्मूला यहां पर है ना, इसको भी मिस नहीं करेंगे अपन, ये बड़ा काम का है बाबूजी। और ये जो फॉर्मूला है इससे कितनी ऊर्जा निकली है, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से निम्न कक्षा में आ रहा है तो कितनी ऊर्जा बाहर निकली है, उसको बताने का फॉर्मूला ये वाला है। बात समझ में आ गई। मस्त एकदम कहानी थी, सिंपल सी कहानी थी कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी। इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में आएगा, कौन सी ऑर्बिट से, इस ऑर्बिट से आएगा। इलेक्ट्रॉन यदि ni ऑर्बिट से आएगा, बात समझ में आई, ठीक है। और किस ऑर्बिट में आएगा भैया, यदि वो इस ऑर्बिट में आएगा, फाइनल ऑर्बिट में आएगा, तो कितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी और कितनी तरंग संख्या होगी, ये निकालने के अपन ने निकाल लिए हैं फॉर्मूले। बात समझ में आ रही है। सिंपल सी ये कहानी है, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लो, ठीक हो गया, पक्का। सवाल लगाते हैं धमाकेदार। क्या लगाने वाले हैं, तो भैया सवाल लगाने वाले हैं एक धमाकेदार, उससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।
अब जितने फॉर्मूले अपन ने सीखे हैं उसको अपनी कॉपी में आपने नोट कर लिया है, अगले वाले पेज पर उसको अपन कॉपी पेस्ट करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, पक्का जी। चलो एक और चीज, ये भी रीडबर्ग्स कांस्टेंट है और ये भी रीडबर्ग्स कांस्टेंट है, सिर्फ इतना भी रीडबर्ग्स कांस्टेंट है और ये भी आपका रीडबर्ग्स नियतांक, रीडबर्ग का नियतांक या रीडबर्ग आपका कांस्टेंट है, इसीलिए आपको जो है परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलो दोनों पर यदि आपसे कोई पूछे तो आप पहले ये वाला बताना, उसको भी कहते हैं पर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। चलो तो कौन से फॉर्मूले देखें। एनर्जी में जो परिवर्तन हुआ, एनर्जी में जो परिवर्तन हुआ उसके लिए अपन ने एक फॉर्मूला देखा, तो अपन पहले यहां पर तो लिख लेते हैं भैया फॉर्मूले। बात समझ में आई। पहला फॉर्मूला जो हमने देखा वो कौन सा था, ध्यान से देखिएगा। कुछ बेसिक फॉर्मूले अपन लोगों ने देखे, कुछ बेसिक फॉर्मूले हम लोगों ने देखे हैं और कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखो टंग टंग और टंग, बात समझ में। कौन से बेसिक फॉर्मूले अपन ने देखे हैं, देख लो ध्यान से उसको भैया। एक तो हमने देखा डेल ई इज इक्वल टू वॉट, एच न्यू। एक हमने देखा सी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। एक हमने देखा कि भैया न्यू बार इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय लैम्डा। आपने कहा सर ठीक है, मान गए। अब हमने एक फॉर्मूला ये देखा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो होता है आपका कितना, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और यहां पर होगा आपका, किसके लिए बात कर रहे हैं, तो भैया हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। तो Z बराबर कितना लेना है अपने को, Z बराबर ये फिक्स्ड है कि यहां पर अपना जो Z बराबर है वो एक ही रहेगा। तो इस तरीके से जो है सिंपल सी कहानी है। वहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा 1 डिवाइड बाय Ni का स्क्वायर। I मतलब उस कक्षा से जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, -1 डिवाइड बाय NF का स्क्वायर और यहां पर मुझे जूल लिखना पड़ेगा। किसके लिए था, ऊर्जा में परिवर्तन। अब किसके लिए लिखेंगे, तो भैया अब लिखेंगे हम लोग वेव नंबर, यानी कि तरंग संख्या के लिए कि कितनी तरंग निकलेगी 1 मीटर के दायरे से। तो उसको हम लिखेंगे न्यू बार बराबर 1.09 गुणा 10⁻7। रीडबर्ग्स कांस्टेंट, बात समझ में आ रही है। मेन कौन सा है, तो नीचे वाला Ni स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका NF स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा मीटर इनवर्स। और भी बहुत सारी चीजें आप निकाल सकते हो। देखो आपको पता है कि जो आपका H होता है वो होता है 6 पॉइंट, ठीक है, 626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। C जो है वो क्या है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कुछ और चीजें आपको पता थी, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना है, तो भैया ये है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो घबराने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर फिट होते जाएंगे। कर लिया। अब एक सवाल करते हैं। अब एक क्या करेंगे, सवाल करेंगे। मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। ऐसे मिल बांट कर क्वेश्चन की अपन लोग धज्जियां उड़ा देंगे। बात समझ में आ रही है, सुनो। जब किसी हाइड्रोजन एटम में, एटम बोले तो परमाणु, एटम में कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट यानी कि थर्ड ऑर्बिट, हाँ ऑर्बिट यानी कि कक्षा होता है, आप जानते हो, ठीक है। ऑर्बिट यानी कि ऊर्जा कक्षा। थर्ड ऑर्बिट से n बराबर 1 में आ रहा है, या एक काम करते हैं, थर्ड नहीं लेते, अपन लेते हैं फिफ्थ।
से किस में आ रहा है, n बराबर 2 में आ रहा है। या फिर सुनो, एटम में कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 से n बराबर 2 में आ रहा है तो एनर्जी में परिवर्तन और डेल यू जो है ये कैलकुलेट करना है। कितनी आवृत्ति निकलेगी वो भी निकाल लेते हैं अपन लोग, रुको सब निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? कैसे करोगे भैया, ये रही इंफॉर्मेशन। तो क्या दिया गया है, ध्यान से देखो, दिया गया है। अब मुझे भी इसका आंसर नहीं पता, ये तो हम पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चंस बना देते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, आप ही लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो, दिया गया है इलेक्ट्रॉन किधर से आ रहा है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है 5वीं कक्षा से। किस में आ रहा है, तो भैया दूसरी कक्षा में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है बहुत हल्ला करते हुए, तो n इनिशियल जो होगा वो 5 होगा और n फाइनल जो होगा वो 2 होगा। ये रहा मान, वो रहे फॉर्मूले, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग डेल ई निकालेंगे। तो एनर्जी में क्या परिवर्तन आएगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18, इधर पे जूल लिख दो, और 1 डिवाइड बाय, अब ni कितना है, तो भाई 5 का स्क्वायर माइनस nf कितना है, तो 2 का स्क्वायर। क्या इसके बाद सॉल्व कर लोगे, जूल को आगे लगा देते हैं पक्का। कुछ इसी तरीके से आप तरंग संख्या भी निकाल सकते हो। आवृत्ति कैसे निकालोगे, तो सिंपल सी कहानी है, डेल ई यहां से आपका आ जाएगा। अब डेल ई का एक फॉर्मूला होता है एच सी, तो एच न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो भैया डेल ई डिवाइड बाय आप प्लैंक कांस्टेंट रख देना। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। बात समझ में आ गई? तो अब इलेक्ट्रॉन यदि ऊपर से नीचे आएगा तो ऊर्जा जो है वो बाहर निकलेगी, ठीक है। समझ में आ गई कहानी? चलो एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इस क्लास का हम लोग करने वाले हैं समापन। क्या बचा हुआ है, सुनो सुनो। आज की जो कहानी है वो कहां से शुरू हुई थी वो अपन देख लेते हैं। आज की जो कहानी है वो यहां से शुरू हुई थी। आज की जो कहानी है वो यहां से शुरू हुई थी, मतलब यदि हम इसको आगे लेकर जाएं तो आज की जो कहानी है वो इधर कहीं से शुरू हुई थी, बोर के परमाणु मॉडल को लेकर, ठीक है। सिर्फ ये पोर्शन अभी बचा हुआ है, निपटा देंगे, आसानी से निपटा देंगे, मजा आएगा, ठीक है। देखो, हमने ये सब देखा था, साथ में हमने ये जाना था कि भैया कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि किसी कक्षा में है तो उसकी एक ऊर्जा होगी जो कि कहां गई। यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में घूम रहा है तो उस कक्षा की त्रिज्या होगी। बात समझ में आ गई? और आगे बढ़ते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब फोटॉन्स बाहर निकलेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो फोटॉन्स बाहर निकलेंगे, पर यदि इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर भेजना है, नीचे से ऊपर भेजना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोटोन यानी कि विद्युत आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो देनी पड़ेगी। आपने यदि जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, जिसको हम प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, बढ़िया से देखा था अपन ने। चलो, और हमने ये देखा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन इनिशियल ऑर्बिट से, इनिशियल एनर्जी लेवल से फाइनल में जा रहा है तो इस तरीके से जो है एनर्जी निकलेगी। अपन ने एनर्जी में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन का पूरा डेरिवेशन कर लिया। ये सारी चीजें अब आपके दिमाग के अंदर बढ़िया से कैसी है, फिट है भैया, ठीक, देख लिया, कोनो दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। और आगे बढ़ते हैं। पूरा डेरिवेशन अपन ने नाप दिया, सारे फॉर्मूले हमने बना डाले, है ना। किसके लिए बनाया, तो भाई एनर्जी में चेंज के लिए बनाया। और किसके लिए बनाया, तो हमने बनाया तरंग संख्या के लिए, वेव नंबर के लिए। ये भी ठीक है। चलो और आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल जो था उस पर हमने ये सारे फॉर्मूले बना लिए और एक हमने सवाल भी लगा लिया। बात समझ में आई? तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से किसी भी नीचे वाली ऑर्बिट में यदि आएगा तो पक्का फोटॉन्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो बाहर निकलेंगे। यहां तक की कहानी बिल्कुल सिंपल है। अब इस कड़ी को थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाते हैं।
कैसे आगे बढ़ाते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मस्त वाली बात बता रहा हूं, ठीक है। चलो पक्का, ये ठीक है। तो ये चीज तो अपन ने सीख ली कि इलेक्ट्रॉन यदि ऊपरी कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो ऊर्जा बाहर निकलेगी, जो ऊर्जा बाहर निकलेगी उसकी कुछ ना कुछ आवृत्ति होगी। अब इसको अपन समझने के लिए काम करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले ना अपन एक नाभिक बनाते हैं। क्या बनाएंगे भैया, तो नाभिक बनाएंगे। चलो ये बनाया अपन ने नाभिक, रुको एक मिनट। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल नहीं यार, इसको रहने देते हैं, ठीक है, रहने देते हैं, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। चलो एक नाभिक अपन बनाते हैं यहां पर। चलो तो ये अपना हो गया नाभिक। अब जो कहानी मैं आपको समझा रहा हूं उसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से आते हैं बाबूजी सवाल, बहुत सारे सवाल। तो ये है अपना नाभिक, इसके अंदर दो नन्हे मुन्ने पार्टिकल पाए जाते हैं, एक आपका प्रोटॉन है, दूसरा आपका न्यूट्रॉन है। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी, ध्यान से देखिएगा। और ये हमने पहली कक्षा बनाई, ये हमने दूसरी कक्षा बनाई, ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली बात। थोड़ा यार इसको ना अपन पीछे बनाते, रुको, यहां बनाते हैं, ठीक है, यहां बनाते हैं। अब ऐसा क्यों बना रहा हूं उसको अभी आपके समझ में आ जाएगा। चलो ये अपन ने पहली कक्षा बनाई, ये जो है हमने दूसरी कक्षा बनाई, ये जो है हमने तीसरी कक्षा बना दी, चौथी कक्षा बना दी, पांचवी कक्षा बना दी, छठवीं कक्षा बना दी, ठीक, और ये अपन ने सातवीं कक्षा भी बना दी। तो ये बनेगी नहीं, इसलिए इसको अपन यहां से भी ऐसे रख देते हैं। बात समझ में आ गई। 7 कक्षाएं होती हैं जो कि अभी तक अपने को पता चला है। अब देखो, अब आएगा मजा। अब एक काम करते हैं, ये n बराबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। सातवीं भी होगी, नहीं बना पाएंगे क्योंकि जगह नहीं है। बात समझ में आ गई। अब जो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो, अब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जा रहा है छठवीं कक्षा में। ध्यान से सुनना, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही मजेदार है। अब आपका इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है छठवीं कक्षा में। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो छठवीं कक्षा से कहां पर आना चाहता है, तो भैया वो आना चाहता है आपका पहली कक्षा में। आपने कहा जा भाई कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन यदि छठवीं कक्षा से पहली कक्षा में आएगा तो ये तो फिक्स है कि भैया ऊर्जा जो है वो बाहर निकलेगी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। बात समझ में आ गई। अब यदि ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बाहर निकलेगी तो वो कोई ना कोई आवृत्ति तो उसकी होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इसी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन यदि आपका कहां पर है, छठवीं ऑर्बिट में है, पांचवी ऑर्बिट में है, चौथी में है, सॉरी तीसरी में है और दूसरी में है, तो हर केस में इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अब आपका आ रहा है पांचवी से, चौथी से, तीसरी से और दूसरी से। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से आ रहा है, कहां पर, पहली ऑर्बिट पर। जो रेडिएशंस बाहर निकलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मस्त वाली कहानी है। जो रेडिएशन बाहर निकलेंगे वो रेडिएशन कैसे होंगे, अल्ट्रावायलेट होंगे। कैसे होंगे, अल्ट्रावायलेट होंगे, जिसको हम लोग पराबैंगनी भी कहते हैं। और कितनी अच्छी बात है, बैगनी कलर से बना हुआ है ये। तो ये जो है ये कैसे निकलेंगे, पराबैंगनी निकलेंगे। बात समझ में आ रही है, कैसे रेडिएशन बाहर निकलेंगे भैया, पराबैंगनी किरणें बाहर निकलेंगी। ठीक है, पराबैंगनी किरणें बाहर निकलेंगी जो कि है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आप मुझे बताओ, क्या एक आवृत्ति की निकलेगी, तो ऐसा नहीं है, एक आवृत्ति की नहीं निकलेगी। अलग अलग तरीके से आ रहा है तो ऊर्जा में अलग अलग परिवर्तन होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा उसमें यह सूत्र लगता है। तो ऊर्जा में ज्यादा परिवर्तन होगा तो फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी भैया, ज्यादा होगी, आवृत्ति ज्यादा होगी। ऊर्जा में कम परिवर्तन होगा तो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी, कम होगी। तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी इलेक्ट्रॉन यदि पहली कक्षा में आता है, कहीं से भी सॉरी, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
n इज इक्वल टू इनिशियल यदि आपका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और उसके बाद हमारी इनफाइनाइट ऑर्बिट आ जाती है। तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन यदि आपका इलेक्ट्रॉन कहीं से भी किसमें आता है, आपका इलेक्ट्रॉन यदि आता है n फाइनल बराबर यदि 1 में आता है तो हमेशा क्या निकलती है, पराबैंगनी किरण निकलती है। बात समझ में आ गई? आप बोलेंगे सर इसमें क्या खतरनाक है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी खतरनाक नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि कहीं से भी किसी भी ऑर्बिट से पहली ऑर्बिट में यदि आता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से यदि पहली ऑर्बिट में आता है तो हमेशा जो रेडिएशन बाहर निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, तो भैया वो पराबैंगनी किरण बाहर निकलेगी। अब एक आवृत्ति की पराबैंगनी किरण नहीं होगी क्योंकि एक ऑर्बिट से नहीं आ रहा है, अलग अलग ऑर्बिट से आ रहा है। तो ये जो पूरी पराबैंगनी किरणें हैं इसकी जो रेंज होगी, इन बात समझ में आई, इन पराबैंगनी इन पराबैंगनी किरणों की रेंज जो होगी, जिसको हम लोग परास भी कहते हैं, जिसको हम लोग और पता है क्या बोलते हैं, सीरीज भी बोलते हैं, श्रेणी भी बोलते हैं, उसको एक वैज्ञानिक के नाम पे हमने रख दिया। किसके नाम पे रख दिया, तो भैया वैज्ञानिक के नाम पे रख दिया। हमने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, इनको एक वैज्ञानिक के नाम पे रखो और ये हो जाएगा लाइमन। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लाइमन श्रेणी। क्या हो जाएगा आपका, तो भाई ये हो जाएगा आपका लाइमन श्रेणी। सिंपल सी कहानी, इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है अपने को नहीं पता, बस पहली कक्षा में नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से यदि पहली कक्षा में आता है, बात समझ में आ रही है? कभी क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा भैया। इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से यदि पहली कक्षा में आता है तो निकलने वाली जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी वो कैसी होंगी, पराबैंगनी किरण होगी। यानी कि आपकी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होंगे। और उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में जितनी भी किरणें होंगी उसकी जो रेंज होगी, परास होगा, श्रेणी होगा, उसको अपन क्या कहेंगे, लाइमन श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइमन श्रेणी कहेंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो n बराबर 1 के लिए था, यदि पहली ऑर्बिट में आ रहा है तो इसी तरीके से यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से यदि दूसरी ऑर्बिट में आता है तो उसके लिए अपन क्या कहेंगे, तो जो कहेंगे वो मैं बता रहा हूं, पहले इसको नोट करो अपनी कॉपी पे, ठीक है। चलिए भैया, तो अब जिस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से पहली कक्षा में आया उसके लिए ये होगा। अब यदि आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से दूसरी कक्षा में यदि आएगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए पहले आप लोग डायग्राम बनाइए, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात समझ में आई? तो आप डायग्राम बनाइए फिर डिस्कस करते हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों ने लेमन सीरीज देखी थी जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से पहली कक्षा में आ रहा था, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अब दूसरी कक्षा में आएगा तो क्या होगा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से तीसरी कक्षा में आएगा तो क्या होगा, इसको अपन लोग समझ लेते हैं। बात समझ में आई? कैसे होगी ये कहानी। तो अब जो कक्षा है, जो ऊर्जा कक्षा है, उसको मैं परमाणु में बना तो रहा हूं पर उसको मैं सीधी रेखाओं में बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि ये हमारी पहली कक्षा है। देखो पहली कक्षा बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, चलो ध्यान से देखो। मान लेते हैं कि ये हमारी पहली कक्षा है, ये हो गई हमारी पहली कक्षा। चलो भैया बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा, बन गई, ये पहली कक्षा है। मान लेते हैं कि ये हमारी दूसरी कक्षा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मान लेते हैं कि ये तीसरी कक्षा है। इसी तरीके से हम लोग चौथी कक्षा बना सकते हैं, हम जितनी चाहें उतनी कक्षाएं बना सकते हैं। जब कक्षाएं खत्म हो जाएं तो आप उसको इन्फिनिटी से दर्शा सकते हो। ठीक है, सिंपल सी ये कहानी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब 1 2 3 4 5 6 एक और हम लोग बना देते हैं 7, और जब इसके ऊपर कक्षाएं खत्म हो जाती हैं तो हम लोग उसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम उसको इनफाइनाइट ऊर्जा कक्षा कह सकते हैं। क्या ये आपको दिख रहा है, बोलिए यस सर। बात समझ में आई? तो अब ये हमारी ऊर्जा कक्षाएं हैं। अब ध्यान से देखिएगा इस पूरी कहानी को, ठीक है। देखो
ध्यान से देखना। इस तरीके से आपने इस कहानी को बनाया है यहां पर। अब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से यदि नीचे की तरफ आएगा तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो बाहर निकलेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये अपना n बराबर 1 है, ये अपना n बराबर 2 है, n बराबर यहां पर 3 है, n बराबर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और 7 के बाद अपन ने बना दिया इनफाइनाइट, मतलब कोई भी कक्षा हो सकती है। अब मानकर चलते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा, यदि अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से यहां पर आता है पहली कक्षा में, या 7वीं कक्षा से आता है, या 6वीं कक्षा से आता है, या 5वीं कक्षा से आता है, ये आप लोगों को समझाने के लिए है। कक्षाएं जो हैं वो गोलाकार ही होती हैं, पर गोलाकार बनाएंगे तो डायग्राम पूरा अपना बन नहीं पाएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से यदि पहली कक्षा में आता है तो इस समय जो रेडिएशंस बाहर निकलते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, इस समय जो रेडिएशंस बाहर निकलते हैं उनको हम कहते हैं पराबैंगनी किरणें। क्या बोलेंगे? पराबैंगनी किरणें बोलेंगे। ध्यान से देखिए, मस्त वाली कहानी है। तो ये होगी आपकी पराबैंगनी, और इसी को हम बोलेंगे लाइमन श्रेणी। श्रेणी का मतलब ये कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज इसमें होगी, जितनी भी आवृत्तियां इसमें होगी, उन सबको हम लोग बोलेंगे लाइमन श्रेणी। आपने कहा सर ये तो अपन ने अभी किया था, ये देखो ये किया था, हाँ या ना? ये सारी कहानी आपने देख ली थी। अब देखो ये हमने कर लिया। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपना कहां से आता है? आपकी इंफिनिटी से दूसरी कक्षा में आता है। ध्यान से देखिए, अब कोई इलेक्ट्रॉन आपका इंफिनिटी से दूसरी कक्षा में आता है। देखो दूसरी कक्षा में ये आया इलेक्ट्रॉन, ये आया इलेक्ट्रॉन। सीधी लाइन नहीं बन रही है क्या? देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, मस्त मजेदार कहानी। यार सारे तो नहीं दिख पाएंगे, जो दिख पाएंगे वही बना लेते हैं। चलिए तो भाई, अरे रे 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 रे, गड़बड़ 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 गड़बड़। यहां से उसके बाद वाला जो है वो यहां से, उसके बाद वाला जो है वो यहां से। बात समझ में आ गई? तो अब ये जो पूरी श्रेणी होगी इसमें क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, अब जो किरणें यहां से निकलेंगी वो सब कैसी होंगी? दृश्य प्रकाश। तो ये कैसी होंगी आपकी? तो भैया ये होंगी आपकी दृश्य प्रकाश, जिसको हम लोग प्रकाश भी कहते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाल्मर या फिर बामर श्रेणी। क्या बोलेंगे? तो भाई ये हो जाएगी आपकी बाल्मर श्रेणी। बात समझ में आ रही है? एकदम सिंपल सी ये कहानी है। तो ये क्या हो गई? तो ये हो गई आपकी बाल्मर श्रेणी। कुछ नहीं है, जो आवृत्तियां निकलेंगी, जितनी फ्रीक्वेंसीज निकलेगी, उसको आपस में आप यदि कनेक्ट करोगे तो ये बन जाएगी आपकी बाल्मर श्रेणी। कुछ इसी तरीके से यदि कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है जिस तरीके से नीचे आते जाएंगे, देखो इस तरीके से जितने इलेक्ट्रॉन्स ये नीचे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मस्त वाली कहानी। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अब ध्यान से देखो। क्या आपको ये पूरी कहानी समझ में आई? बोलिए यस सर। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? यहां पर इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में आ रहा है। तो जितने अब निकल रहे हैं वो सब कैसे हैं? पराबैंगनी है। n बराबर 2 में यदि आएगा तो जो प्रकाश बाहर निकलेगा वो किस में आएगा भैया? दृश्य प्रकाश में आएगा। उसमें लाल हो सकता है, बैगनी हो सकता है, हरा हो सकता है, पीला हो सकता है, राइट। और यदि अब n = 3 में, n बराबर 3 में कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन यदि आ रहा है तो अब जो श्रेणियां, अब जो किरणें निकलेंगी वो किरणों का कुछ नाम होगा, और वो क्या होंगी? हमारी इंफ्रारेड। क्या निकलेंगी? सब में अब हमारी एक समान किरणें निकलेंगी, और ये होगा हमारा क्या? अवरक्त किरणें। हालांकि सबका नाम अलग अलग होगा, पर ये क्या होंगी? तो भैया ये होंगी आपकी अवरक्त किरणें, जिसको हम लोग इंफ्रारेड भी कहते हैं।
इंफ्रारेड भी कहते हैं, अवरक्त किरणें जो हैं वो बाहर आएंगी। अब जैसे यहां पर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन यदि पहले में आ रहा था तो अपन लाइमन श्रेणी कह रहे थे, कहीं से भी यदि दूसरे में आ रहा था तो अपन बाल्मर श्रेणी कह रहे थे, तीसरे में आएगा तो हम पाश्चन श्रेणी कहेंगे, उसके बाद पी फंड श्रेणी कहेंगे। तो इस तरीके से हमने सबके नाम दिए हुए हैं जो कि आपको बढ़िया तरीके से किताब में मिल जाएंगे। बात समझ में आई? अब इसी डायग्राम को हम लोग जो गिवन डायग्राम है उससे रिलेट करते हैं। बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रॉन यदि ऊपरी कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो फोटॉन्स बाहर निकलते हैं, उसकी कुछ आवृत्ति होती है, उसको अपन श्रेणी में बांट देते हैं। याद रहे, कहीं से भी पहली में हमेशा निकलेगी पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट। किसी भी ऊपरी कक्षा से दूसरी कक्षा में हमेशा निकलेगा दृश्य प्रकाश, किसी भी ऊपरी कक्षा से तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, पांचवी कक्षा में, छठवीं सातवीं कक्षा में आपके होंगी इंफ्रारेड। सबके नाम अलग अलग होंगे, जैसे लाइमन है, बाइमर है, इन सब के अभी नाम अपन देख लेते हैं। बात समझ में? देखो 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 मस्त वाली कहानी। देखो कहीं से भी पहली में लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड सीरीज। तो इस तरीके से इस डायग्राम को और यहां जो लिखा है उसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है? देख लिया पक्का? चलो ये भी देख लिया। तो अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं कि मिस्टर बोर ने क्या बताया। बात समझ में आई? कौन से वो पॉइंट्स हैं जो कि मिस्टर बोर ने बताए जब उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के बारे में बात की। तो पहली बात, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं अपनी कॉपी में बढ़िया से इसको नोट करते जाइएगा। पहली बात, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो एक निश्चित ऊर्जा कक्षा में घूमता रहता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी घूमता रहेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के आसपास एक निश्चित ऊर्जा कक्षा में घूमता है। वो जो निश्चित ऊर्जा कक्षा होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के आसपास, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के आसपास एक निश्चित ऊर्जा कक्षा में घूमता है, और वो जो ऊर्जा कक्षाएं होती हैं इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको हम कैसे दर्शाते हैं? तो भैया n से दर्शाते हैं। बात समझ में आई? कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊर्जा कक्षा में एक निश्चित वेग के साथ में, ठीक है, और एक निश्चित ऊर्जा के साथ में घूम रहा होता है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन किसी भी नाभिक के आसपास किसी भी परमाणु में एक निश्चित ऊर्जा कक्षा में घूमता है, जिसको हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, जिसको हम ऊर्जा कक्षा कहते हैं, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, जिसको हम n से दर्शाते हैं। पहली बात क्लियर है? यस सर बोलो। ठीक। दूसरी बात, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित ऊर्जा कक्षा में घूम रहा होता है तब एनर्जी का विकिरण नहीं होता। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एक निश्चित ऊर्जा कक्षा में घूम रहा होगा तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर नहीं निकलेंगे। तब उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट बनी होगी। दूसरी बात। तीसरी बात कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब अपनी ऊर्जा कक्षा में परिवर्तन करेगा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा कक्षा में परिवर्तन करेगा, ये कौन सी बात है? तो भैया ये तीसरी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कक्षा में क्या करेगा, तो भैया ऊर्जा कक्षा, जिसको अपन ऑर्बिट कहते हैं, ऊर्जा कक्षा में जब ये परिवर्तन करेगा तो क्या होगा? उसकी ऊर्जा कक्षा में परिवर्तन करेगा तो या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, वही पढ़ रहे हैं अपन बहुत देर से। तो उसकी एनर्जी में परिवर्तन आएगा, और उसकी जो एनर्जी में परिवर्तन आएगा वो h न्यू होगा, और ये होगा hc डिवाइड बाय लैम्डा। बात समझ में आ गई? तो ये तीसरी बात थी जिसका अपन ने पूरा डेरिवेशन कर लिया है। चौथी जो बात थी वो कोणीय संवेग वाली बात थी। कोणीय संवेग तो इसके बारे में बहुत डिटेल में अपन नहीं पढ़ेंगे, पर मिस्टर बोर ने कोणीय संवेग के लिए एक समीकरण दिया। उन्होंने कहा कि भैया जो कोणीय संवेग होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट यानी कि कक्षा, ये कैसा होगा आपका NH। तो n क्या है? तो आपकी ऊर्जा कक्षा है डिवाइड बाय 2 पाई होगा, जहां पर आपका n जो है वो 1 2 3 चलता रहेगा। बात समझ में आ गई? तो चारों पॉइंट्स आप ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमते रहते हैं उनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता है।
बात समझ में आई। तीसरी बात, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा कक्षा परिवर्तित करते हैं तो उनकी ऊर्जा में भी परिवर्तन आता है, जिसको अपन ऐसे दर्शाते हैं। चौथी बात, इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग होगा वो इस सूत्र से आपको बनना चाहिए। ये सूत्र होगा इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग का। बात समझ में आ गई। सिंपल सी ये कहानी है, ठीक है, नोट कर लो। तो जो मैंने बोला है उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक, चलो। अब कुछ और है क्या अपने सामने, देख लेते हैं। बिल्कुल, अब क्या है, बोर के मॉडल की सीमाएं क्या है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन और ऐसे आयन जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन के जैसा है, मतलब ये सिर्फ किसके लिए है एप्लीकेबल, वो देख लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए होगा, हीलियम के लिए होगा, लिथियम के लिए होगा, बेरिलियम 3+ के लिए होगा। मतलब ऐसा परमाणु या फिर ऐसे आयन जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हाइड्रोजन के लिए होगा, यह सिर्फ उस पर लागू होता है। तो पहली जो कमी है वो क्या है, पहली जो कमी है या सीमाएं हैं बोर मॉडल की वो क्या है कि यह सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है। इसीलिए जब से हम पढ़ रहे हैं आपने सिर्फ देखा होगा हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। बात समझ में आई। तो जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन के जैसा होता है, जैसे देखो हाइड्रोजन का तो हो गई, He+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके लिए होगा, कैसा होगा, हाइड्रोजन के जैसा होगा। तो जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन के जैसा होता है, सिर्फ उन्हीं के लिए हमारा जो बोर मॉडल है वो कैसा होता है, तो भैया लागू होता है। इस पॉइंट को भी देख लो, ठीक है, इस पूरे पॉइंट को आप पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परिष्कृत स्पेक्ट्रमी तकनीकों द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म संरचना अर्थात आसपास स्थित दो रेखाएं की व्याख्या करने में बोर का मॉडल विफल रहा। क्या है, इसको अपन क्वांटम वाला जो मॉडल है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। यह मॉडल हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं की स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असमर्थ रहा। मतलब आप बोलेंगे कि सोडियम के लिए करेगा तो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, कैल्शियम के लिए करेगा तो भी नहीं कर सकता, ठीक है। और ये जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के बारे में बता नहीं पाया, जिसके बारे में हम अगली जो क्लास है उसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो, पहली बात थी। दूसरी बात क्या थी भैया, अंत में यह परमाणुओं के रासायनिक आबंधों द्वारा राइट अणु बनाने की योग्यता की व्याख्या नहीं कर पाया। मतलब बोर के मॉडल से आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझा सकते कि कैसे सोडियम क्लोरीन से मिलता है, कैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है। ये सारी चीजों को आप इस मॉडल से नहीं बता सकते। बात समझ में आ गई। तो आज की जो क्लास थी इसमें हमने बोर के कारण बताए गए, बोर के द्वारा बताए गए जो हाइड्रोजन मॉडल है उसके बारे में बात की। सवाल पैदा होता है सर, जब थोड़ी बहुत कमियां अभी हैं, क्या कोई ऐसा मॉडल है जो बिल्कुल सटीक है? तो बिल्कुल क्वांटम यांत्रिकी मॉडल जो है वो आपका इंतजार कर रहा है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगली जो क्लास होने वाली है उसमें हम लोग क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसकी वीडियो आपको कहां पर मिलेगी, तो एक तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और दूसरा ऑप्शन है आप चले जाइए गूगल पे, या फिर आप यदि केमिस्ट्री के साथ खेलना चाहते हैं राइट, तो आप चले जाइए प्ले स्टोर पे और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। बात समझ में आ रही है? अब आप चले गए भाई गूगल पे, गूगल पे आपने सर्च किया मैग्नेट ब्रेन्स और आपके सामने एकदम 100% क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का पिटारा होगा, जहां से आप कुछ भी पढ़ सकते हो। मतलब इंग्लिश मीडियम वाले हो तो नर्सरी से लेकर 12th तक, CUET जिसके बिना अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता, हिंदी मीडियम है तो कक्षा 7वीं से 12वीं, यूपी बोर्ड है तो 8वीं से 12वीं, नीट हो गया, JEE हो गया, ऐसी सारी चीजों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गई, यहां पर आपको वीडियोस अवेलेबल होगी। आपने बोला था ना कि सर कैसे मिलेगी वीडियो, तो सिंपल सी कहानी देखो, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई पैकेज नहीं, कोई कूपन नहीं, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हम पढ़ाएंगे और तगड़ा पढ़ाएंगे ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़िया तरीके से आ सके। बात समझ में आई? अब देखो, आपने यहां पे क्लिक किया, आप हिंदी मीडियम वाले हो, सारी कक्षाएं आपके सामने। अब यदि आप कक्षा 10वीं में हो, हालांकि आप पास होके आ चुके हो, सिर्फ डेमो के लिए, आप यदि कक्षा 10वीं में हो तो आपने यहां क्लिक किया। जैसे ही आप कक्षा पे क्लिक करोगे सारे विषय आपके सामने आ जाएंगे। आपको जो भी विषय पढ़ना है आप उसके फुल कोर्स पर क्लिक कर दीजिए। मान लेते हैं आपको मैथ्स पढ़नी है, आपने यहां क्लिक किया, आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपने इधर पे क्लिक किया, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, आपने यहां पर क्लिक किया। जैसे ही आपने क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से
हर विषय अपने पूरे चैप्टर्स के साथ में, सिलेबस के साथ में और उन पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके साथ में आपके आंखों के सामने होगा। आपको सिर्फ एक छोटा सा कष्ट करना है, यानी कि आपको सिर्फ एक छोटी सी क्लिक करनी है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी है। आपने किया यहां पर क्लिक, जैसे क्लिक किया देखो पाठ्यक्रम परिचय, एक लेक्चर है, अपन ने किया क्लिक, हम पहुंच गए आगे। हमारा जो वीडियो है वो बिल्कुल शुरू हो गया, कोई ऐड नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। बढ़िया से कॉपी उठाइए, कलम उठाइए, धमाका मचा दीजिए। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स, ये जो सारी चीजें हैं ये आप लोगों के पास अवेलेबल क्यों हो पाई है? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप लोगों को प्रोवाइड करता है कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक। कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक, कोई भी क्लास, कोई भी बोर्ड में बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट, निःशुल्क शिक्षा। बात समझ में आ रही है? अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे किसकी? क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की, परमाणु के बारे में। आज की क्लास में यदि कोई डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।